हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर्स इको वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में केवीएस 2023 पीजीटी इकोनॉमिक्स में पूछे गए 100 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ एनालाइज करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड इफ वैल्यू ऑफ मीडियन इज 35 एंड वैल्यू ऑफ मीन इज 30। मीडियन की वैल्यू हमें 35 गिवन है और मीन की वैल्यू 30 गिवन है। ऐसे में मोड हमें फाइंड आउट करना है। हमें माध्यिका 35 दे रखी है और माध्य 30 दे रखा है। बहुलक यानी मोड का फॉर्मूला होगा मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इस फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे मोड हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ मोड z से डिनोट करेंगे, z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहाँ पे मीडियन 35 था, मीन 30 था अपना, और मोड हमें फाइंड आउट करना था। मोड का फॉर्मूला था 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मीडियन की जगह पे हमने 35 रखा और मीन की जगह हमने 30 रखा। 35 3 जा 105 आ गया, माइनस करेंगे 32 जा 60 को। अब 105 में से 60 को माइनस करेंगे तो 45 अपना आंसर मोड का निकल के आएगा। तो मोड वैल्यू अपनी आ जाती है 45। बहुलक अपना 45, ऑप्शन 1 यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स आर द फॉलोइंग। 9 स्टूडेंट्स है, यानी हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 9 आ गई है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 9 है। ये 9 स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स गिवन है। ऐसे में मीडियन निकालने को बोला गया है। जब मीडियन हमें निकालना होता है तो सबसे पहले हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। अभी ये हमें पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे रखी हैं। तो अगर अरेंज नहीं होती तो पहले हम इनको अरेंज करते किसी भी एक ऑर्डर में, किसी भी एक क्रम में, आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में हम सबसे पहले इनको लगाते और उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते अपना मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब n हमारा यहाँ पे 9 गिवन है, तो फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे तो मीडियन हमारा कौन सा आइटम निकल के आएगा, 9+1/2 यानी 5, यानी फिफ्थ आइटम अपना निकल के आएगा। 10/2 करेंगे तो फिफ्थ आइटम अपना निकल के आएगा। फर्स्ट आइटम 50, सेकंड 58, थर्ड 62, फोर्थ 63 है और फिफ्थ आइटम अपना 66 है। तो यहाँ से अपना मीडियन निकल के आ गया 66। सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। हमारा मीडियन यानी माध्यिका कितनी निकल के आई है, 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 50। 100 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपनी कितनी है, 100। अब उनका जो मीन निकल के आता है वो 50 है। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट अ स्कोर ऑफ 55 वॉज मिसरीड एज 85। वट विल बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन। अभी यहाँ पर 55 को मिसरीड कर लिया गया है एज 85। था वो 55 लेकिन हमने उसको मिसरीड करके 85 को ले लिया। अब 55 को हम माइनस करेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में से और 85 को माइनस करेंगे और 55 को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर सिग्मा एक्स हमें गिवन है नहीं, तो हमें मीन का फॉर्मूला पता है। मीन किसके इक्वल होता है, सिग्मा एक्स, जो कि हमें गिवन नहीं है, यही हमें फाइंड आउट करनी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n। अभी ऐसे में n हमें गिवन है कितना, सिग्मा एक्स हमें गिवन है नहीं, n हमारा 100 है, इज इक्वल टू मीन की वैल्यू अपनी 50 दे रखी है। तो ऐसे में सिग्मा एक्स जब इस 100 को 50 के पास लेके जाएंगे तो सिग्मा एक्स की वैल्यू अपनी निकल के आएगी। सिग्मा एक्स अपना 5000 निकल के आएगा। 50 की और 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी जब 100 लेफ्ट हैंड की साइड जाएगा। ऐसे में सिग्मा एक्स जो कि इनकरेक्ट है, यानी इनकरेक्ट सिग्मा एक्स अपना निकल के आता है, सिग्मा एक्स निकल के आता है अपना जो कि इनकरेक्ट है 5000। अब इसको करेक्ट बनाने के लिए, करेक्ट सिग्मा एक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो कि अपना इनकरेक्ट सिग्मा एक्स था इसमें से इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे और करेक्ट वैल्यू को ऐड कर देंगे। यानी 85 को माइनस करेंगे और 55 को ऐड कर देंगे तो अपना आंसर निकल के आएगा 4970। 4970। तो ये अपना करेक्ट सिग्मा एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई। अब करेक्ट मीन निकालना है हमें, तो करेक्ट मीन कितना निकलेगा अपना, करेक्ट सिग्मा एक्स को ऊपर रखेंगे 4970 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी अपनी 100। सिग्मा एक्स अपॉन n किया, 100 थी ना ये 100, तो हमारा जो पॉइंट लगेगा 49.7 अपना आंसर आएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा 49.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन स्टेटिस्टिक्स इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। 12th क्लास के एग्जामिनेशन में
10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हमें गिवन है। अब ऐसे में मोड हमें फाइंड आउट करना है, मोड वैल्यू कितनी होगी। अब अगर हम ऊपर की ऑब्जर्वेशन को चेक करें, इन सभी ऑब्जर्वेशन में से सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। और मोड वैल्यू क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उस नंबर को हम मोड कंसीडर कर लेते हैं। बहुलक अपना कौन सा होता है, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जो अपने आप को कई बार रिपीट करता है या फिर सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है, उसी अंक को हम बहुलक मान लेते हैं। तो यहाँ पर मोड अगर हम देखें 48, 36, ये 2 ही नंबर ऐसे हैं जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। 36 यहाँ पर 2 बार आया है और 48 यहाँ पर 3 बार आया है। 48, 48 एंड 48। अब ऐसे में 3 बार 48 की फ्रीक्वेंसी 3 है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 48 की है, मोड वैल्यू अपनी 48 होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से करेक्ट होगा, बहुलक हमारा 48 है। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन। हमें हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला जो कि करेक्ट है उसको छांटना है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला कैसे होता है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 1 अपॉन जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका हम रेसिप्रोकल और बाद में उनको ऐड करते हैं। अगर x1 है प्लस 1 अपॉन x2, इन सभी का सम कर लेते हैं। जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम करते हैं नीचे, रेसिप्रोकल का सम करते हैं नीचे, और ऊपर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x-1 हम नहीं करते नीचे, n डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x, यानी जो भी हमारे रेसिप्रोकल हैं ऑब्जर्वेशंस का उनका सम करते हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट होगा। नीचे वाले में प्लस दिखा रखा है, ये नहीं करते, ये भी अपना इनकरेक्ट नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा अपना, ये भी। सिर्फ सेकंड ऑप्शन ऐसा है जो कि हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले को दिखा रहा है। हार्मोनिक मीन अपना n डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x या फिर सिग्मा 1 अपॉन x होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये हमें सीरीज गिवन है, 10 से लेकर 70 तक नंबर हमें गिवन है। नंबर ऑफ आइटम अपने n की वैल्यू 7 आ गई, 7 आइटम हमें गिवन है। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है वैल्यूज़। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखते हैं। अब यहाँ पर ये अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा x माइनस मीन, उसका फिर स्क्वायर करते हैं, x माइनस मीन का स्क्वायर करके सिग्मा करते हैं। x माइनस मीन यानी जो डेविएशंस है, डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, d का स्क्वायर करेंगे और फिर उनको जोड़ देंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आइटम से, उनका फिर क्या करेंगे अंडर रूट। अब देखते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले हमें डेविएशन निकालनी है। मीन हमने निकाल लिया। मीन कैसे निकाला, सिग्मा x अपॉन n किया, सबसे पहले इन सबको जोड़ लिया, 280 आंसर आता है अपना सिग्मा x का। सिग्मा x अपॉन n किया, 280 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 7 थी, 10 से लेकर 70 तक 7 नंबर हमें गिवन थे, यहाँ से 40 अपना मीन निकल गया। अब हम इन सभी को x1, x2, x3 इन x को माइनस करेंगे मीन में से। तो x माइनस मीन यानी हमने मीन से डेविएशन ले ली। जब हमने x माइनस 40 किया यानी 10 माइनस 40 किया तो अपना -30 निकल के आया। 20 माइनस हमने 40 किया तो -20 निकल के आया। 30 माइनस 40 किया तो -10 निकल के आता है। 40 माइनस 40 किया तो 100 अपना आंसर आता है। ऐसे करके हमने इन सभी वैल्यूज़ में से 40 को माइनस किया और ये अपनी डेविएशन आती है। फिर हमने इन सभी का स्क्वायर किया, डेविएशंस का स्क्वायर किया, तो 30 का स्क्वायर 900 आ गया था, -20 का 400, -10 का स्क्वायर 100 और 0 का स्क्वायर 0, 10 का 100। ऐसे करके हमने डेविएशन का स्क्वायर किया। अब जो ये डेविएशन का हमने स्क्वायर किया था इसको फिर नीचे जाके जोड़ दिया, सिग्मा डेविएशन अपना आ गया। डेविएशन स्क्वायर का हमने सिग्मा निकाल लिया, 2800 अपना डेविएशन का स्क्वायर आता है। इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पुट करते हैं। डेविएशन का हमने स्क्वायर ले लिया और उसका सम कर दिया, 2800 अपना आंसर ऊपर आता है। नीचे हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि अपने 7 आइटम्स थे तो हमने 7 नीचे लिख लिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करने के बाद 400 अपना आंसर आ गया और √400 किसके इक्वल होता है 20 के। यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर अपना 20 निकल के आता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से अपना करेक्ट होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन का जो मूल्य निकला अपना वो 20 निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड व्हेन। टाइम रिवर्सल टेस्ट कब सेटिस्फाई होगा, जब P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इक्वल टू 1 होते हैं, तभी हम कहते हैं कि भाई टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई हो गया। समय उत्क्रम्यता का जो परीक्षण होता है वो तभी संतुष्ट होगा जब P01 और P10 की मल्टीप्लाई करें और उसका थर्ड वाला करेक्ट है,
P01 और P10 की मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 आ जाती है, तभी टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड हो जाता है। अब ये था टाइम रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन कि टाइम रिवर्सल टेस्ट अपना कब सेटिस्फाई होगा। तो P01 P10 की जो मल्टीप्लिकेशन है अगर वो इक्वल टू 1 आती है, उस केस में हम कहेंगे टाइम रिवर्सल टेस्ट अपना सेटिस्फाई हो रहा है। और मार्शल एजवर्थ का जो टेस्ट है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई कर देता है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है? जब हम P01 और Q01 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों की वैल्यू V के इक्वल निकल के आए। V का मतलब क्या है? P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q0, इनका जो सम करेंगे उसके इक्वल निकल के आ जाए अगर हमारी वैल्यू, तो हम कहते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट अपना सेटिस्फाइड हो गया। सर्कुलर टेस्ट कब सेटिस्फाइड होता है? जब आपका P01 P12 P20 इनकी वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाए। ये वही है जो पहले नंबर पे हमने किया था टाइम रिवर्सल टेस्ट, उसी को एक्सपेंड कर रखा है सर्कुलर टेस्ट में। P01 P10 हमने पढ़ा था। अब ऐसे में अगर हमारे पास 3 टाइम गिवन है, 0 1 और 2, 3 टाइम सीरीज हमें गिवन है, 3 ईयर का डाटा हमारे पास है, तो उस केस में हमारा सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाइड कैसे होगा? जब P01 P12 और P20 इन तीनों की मल्टीप्लाई करें और आंसर अपना 1 निकल के आए, उस केस में सर्कुलर टेस्ट अपना सेटिस्फाई हो जाएगा। और सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करता है कैली का टेस्ट, और इससे ऊपर हमने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट देखा था। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है फिशर का इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सेंटेंस हमें 2 गिवन है, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें छांटना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इन द शॉर्ट रन एज लॉन्ग एज एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेज, जब तक एवरेज प्रोडक्ट एपी अपना इंक्रीज होता है तब तक मार्जिनल प्रोडक्ट एपी से ग्रेटर रहता है। ये हम चेक करते हैं ग्राफ बना करके क्या ऐसा होता है या नहीं। ये अपना एवरेज प्रोडक्ट है, ये अपना एवरेज प्रोडक्ट है एपी, और ये अपना मार्जिनल प्रोडक्ट है एमपी। अब एवरेज प्रोडक्ट कह रहे हैं कि जब तक एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजिंग है, यहाँ तक एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसके नीचे गिरने लग जाता है फिर। तो जब तक ये बढ़ने लग रहा है इस वाली फेज़ में क्या होगा? जो अपना मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ग्रेटर रहेगा। बिल्कुल सही है, वो ऊपर है, एपी से ऊपर है, यानी ग्रेटर है एवरेज प्रोडक्ट से। बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी करेक्ट होगी। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रही है द एवरेज प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग बिफोर द मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी एवरेज प्रोडक्ट पहले ही गिर जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट से, जो कि इनकरेक्ट है। एवरेज प्रोडक्ट तो यहाँ पे भी, यहाँ पर इंक्रीजिंग है, लेकिन एमपी अपना यहाँ से ही डिक्रीजिंग होने लग गया है। इस टाइम पे एपी अपना इंक्रीज हो रहा था, लेकिन एमपी पहले ही गिर जाता है। तो एपी पहले नहीं गिरता है, मार्जिनल प्रोडक्ट पहले गिरता है। तो ऐसे में सेकेंड स्टेटमेंट अपनी इनकरेक्ट होगी। ओनली ए इज करेक्ट, केवल ए सही है। पहला ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अल्पकाल में औसत उत्पाद बढ़ेगा तो सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होगा, ये बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहा है कि औसत उत्पाद सीमांत से पहले घटना शुरू हो जाता है, जो कि इनकरेक्ट है। औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद के बाद गिरता है, सीमांत उत्पाद पहले ही गिरना शुरू कर देता है। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये हमें छांटना है। फर्स्ट में बोला गया है टोटल फिक्स कॉस्ट किसके इक्वल होती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट किसके इक्वल होगी? एएफसी एवरेज को अगर आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जब हम एएफसी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज को कभी भी अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका टोटल निकल के आ जाता है किसी भी पर्टिकुलर आइटम का। यहाँ फिक्स कॉस्ट का पूछा है टोटल, तो ऐसे ही निकलेगा, एवरेज को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? एवरेज टोटल को क्वांटिटी जो भी है आउटपुट उससे डिवाइड कर दिया हमने, ये भी ठीक है। टोटल को जब हम टोटल कॉस्ट को क्यू से जब हम डिवाइड करते हैं तो एवरेज निकल के आती है। यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड किया तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। सेकंड भी अपना करेक्ट है, फर्स्ट भी अपना करेक्ट है। SAC यानी शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट, नॉर्मली अगर हम इसको कंसीडर करें तो एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होगी? एवरेज कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों ही आती हैं। अगर ये एवरेज कॉस्ट है तो इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी प्लस इसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट भी आएगी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी अपना करेक्ट होगा। और फोर्थ में बोला गया है कि मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है किसी एक एडिशनल यूनिट को बनाने के चलते अपनी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा, इसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ लिख दिया कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये तो एवरेज कॉस्ट निकल के आएगी। मार्जिनल कॉस्ट हमेशा चेंज को मेज़र करती है कि एक क्वांटिटी
एडिशनल बनाने या फिर एक क्वांटिटी को कम बनाने से टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा। यहाँ पे डेल्टा बनाना चाहिए था आगे फॉर्मूले में, चेंज यहाँ पे नहीं दिखा रखा इन्होंने, तो यहाँ पे इनकरेक्ट अपना फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू x1 अल्फा प्लस x2 की पावर बीटा दे रखी है। ऐसे में इन दोनों की पावर का सम अगर ग्रेटर देन 1 है, पावर का सम इलास्टिसिटी दे रखी है ये इनपुट्स की, अगर इनका सम ग्रेटर देन 1 है तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताएगा? प्रोडक्शन फंक्शन बताएगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कि आपके जो रिटर्न्स है वो इंक्रीजिंग है। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वल टू 1 होती तो हम कहते कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती तो हम कहते डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इस केस में अल्फा प्लस बीटा जब हमें ग्रेटर देन 1 दे रखे हैं तो हमारे जो पैमाने के प्रतिफल होंगे वो बढ़ते हुए होंगे, क्योंकि अल्फा बीटा ग्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व, हमारा डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ना ही वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना ही वाई एक्सिस को। इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हर एक पॉइंट पे इस कर्व के हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ से यूनिटरी इलास्टिक यानी थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इकाई लोचदार होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग वक्र के हर बिंदु पर जो मांग की कीमत लोच है उसकी कीमत 1 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। करेक्ट फॉर्मूला ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी सब्सटीट्यूट या फिर कंप्लीमेंट्री गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से हमारी जो पहली गुड है उसमें कितना चेंज आया, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया। यानी यहाँ पे हमें क्या देखना है कि प्राइस नीचे किसी और गुड का होना चाहिए और चेंज इन प्राइस किसी और गुड का होना चाहिए, और ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड किसी और गुड की होनी चाहिए। तो हमें ये ढूंढना है कि वाई के प्राइस में चेंज आए और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज और डिक्रीज हो जाए अपनी एक्स की। तो ऐसे में यहाँ पे दोनों की दे रखी है एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स वाई दे रखा है, ये अपना हो सकता है करेक्ट। वाई के चेंज आने से एक्स में कितना चेंज आया, ठीक है, वाई ऊपर और एक्स। अब एक्स के सामने एक्स नहीं होना चाहिए था, वाई के सामने वाई नहीं होना चाहिए था। अब ऐसे में सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ये अब हमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूला ये अपना सही हो सकता है। नेक्स्ट में यहाँ एक्स के सामने एक्स है इस फॉर्मूले में, डेल क्वांटिटी ऑफ एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्वांटिटी ऑफ एक्स है, तो ये अपना करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे पी होता तो ठीक हो जाता ये। अब यहाँ पे ये दोनों एक्स एक्स ले रखे हैं, तो ऐसे में सेकंड ऑप्शन अपना क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सही फॉर्मूला होगा। अब यहाँ से मांग की तिरछी लोच का जो फॉर्मूला सही है वो अपना सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में हमें बजट लाइन की इक्वेशन दी गई है। बजट लाइन की इक्वेशन में हम यही करते हैं, प्राइस ऑफ एक्स को हम क्वांटिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइस ऑफ वाई को क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू एम, यानी अपनी जो मनी इनकम है उसके इक्वल अपना ये आता है, इन दोनों का सम इक्वल टू एम आता है अपना। इस केस में ये ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये बजट लाइन को डिफाइन करता है। बजट लाइन की इक्वेशन दे रखी है। फोर्थ ऑप्शन जो है उसको फर्स्ट ऑप्शन से ही ड्राइव किया गया है। कैसे? अगर हम इस पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स, इसको अगर हम m के पास ले जाएं तो इधर क्या बचेगा, p ऑफ y क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ y इज इक्वल टू m माइनस पी एक्स प्राइस ऑफ x क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x। ऐसे में अगर हम यहाँ पे y ही रहने दें तो ये जो p ऑफ y है ये कहाँ चला जाएगा, m के भी नीचे चला जाएगा, p ऑफ y माइनस, और ये पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, इसके नीचे भी पी ऑफ वाई चला जाएगा, प्राइस ऑफ वाई चला जाएगा। ऐसे में फोर्थ ऑप्शन भी अपना करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन से ही इसको ड्राइव किया गया है, वाई की इक्वेशन बना दी गई है। वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एम डिवाइडेड बाई पी वाई माइनस पी ऑफ एक्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई। अब यहाँ से सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट और फोर्थ तो अपने करेक्ट हैं। सेकेंड में बोला गया है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे ऊपर x और नीचे y होता तो ये करेक्ट हो जाता, क्योंकि MRS ऑफ एक्स वाई लिखा है तो ऊपर x होना चाहिए और नीचे y होना चाहिए था। अब थर्ड जो ये सेकंड वाला ये अपना इनकरेक्ट है और थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एक्स वाई बोला है और ऊपर x है नीचे y है। थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट भी और फोर्थ भी। इनकरेक्ट हमें छांटना था, सेकेंड ऑप्शन अपना इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी यानी गणनावाचक। कार्डिनल यूटिलिटी में हम यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं, 1 2 यूटिल्स, 3 यूटिल्स। किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके, किसी कमोडिटी को कंज्यूम करके हमें कितनी यूटिलिटी मिली उसको हम गिन सकते हैं। ऐसे में इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है उसको हमें छांटना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश, कि मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ा दोगे। ये मार्जिनल यूटिलिटी अपनी एम यू। अब जैसे जैसे फर्स्ट यूनिट आपकी यूटिलिटी हाई थी, सेकेंड यूनिट के टाइम आपकी यूटिलिटी गिर गई। अब अब आपने तीसरी यूनिट ली और तीसरी यूनिट में आपकी यूटिलिटी पहले मान लो U1 थी, ये U2 हुई, और थर्ड यूनिट जैसे ही फर्स्ट यूनिट से आप थर्ड यूनिट के ऊपर आते हो आपकी यूटिलिटी U3 पे आ जाती है और भी नीचे गिर जाती है। तो जैसे जैसे आप कंजम्पशन को बढ़ाते हो यूटिलिटी गिरने लगती है। फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। अब हमें ये दिख रहा है साफ कि ये तो एक्स एक्सिस को क्रॉस करके नीचे नेगेटिव वाले पोर्शन में चली गई। तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी होती है जब हम ओवर कंजम्पशन कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर हमें और यूनिट ऑफ कमोडिटी दी जाती है कंजम्पशन के लिए, तो हमारी उससे मिलने वाली यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। तो सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकती, तो सेकेंड अपना इनकरेक्ट होगा, ओनली 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से अपना करेक्ट होगा। तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के बारे में अगर हम बात करें तो एक वस्तु को जब जब हम उसका उपयोग को बढ़ा देंगे तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती है, और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये गलत है, फर्स्ट अपना सही था, केवल ए सही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इन सभी में से कौन सा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है उसको हमें छांटना है। फर्स्ट कहता है द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप, बिल्कुल सही है, LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व अपना यू शेप का होता है। सेकंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग पार्ट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इस LAC का जो डाउनवर्ड जाने वाला पोर्शन है जब कॉस्ट अपनी नीचे गिर रही है, ये हमें क्या बताता है, इंक्रीजिंग रिटर्न, कि आपके जो प्रतिफल है, रिटर्न्स हैं वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, कॉस्ट गिरने का मतलब रिटर्न का बढ़ना है। सेकंड भी अपनी करेक्ट होगी। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है द अपवर्ड स्लोपिंग, अब इसका जो अपवर्ड स्लोपिंग एरिया है LAC का, वो पार्ट जो कि ऊपर की तरफ जाने वाला है, यानी कॉस्ट आपकी बढ़ रही है। ऐसे में जब कॉस्ट आपकी बढ़ रही है इसका मतलब रिटर्न आपके गिर रहे हैं, यानी डिक्रीजिंग रिटर्न। बिल्कुल ठीक है, अपवर्ड जाने का मतलब कॉस्ट का बढ़ना और कॉस्ट के बढ़ने का मतलब रिटर्न्स का गिरना। थर्ड स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल करेक्ट होगी। फोर्थ में बोला गया है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कट द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एट मिनिमम पॉइंट, नहीं, AC कर्व MAC मार्जिनल कॉस्ट कर्व को नहीं काटता, यानी AC कर्व MC कर्व को उसके मिनिमम से नहीं काटता, ये उल्टा होगा। ये अपना AC कर्व है, इस AC का जो मिनिमम पोर्शन है यहाँ से MC कर्व काटेगा इसको। तो इन्होंने उल्टा लिख दिया, इन्होंने लिखा कि AC MC के मिनिमम पे काटता है। होता क्या है, AC के मिनिमम पे MC कर्व काटता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो अपनी फोर्थ होगी, क्योंकि औसत लागत वक्र दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर नहीं काटता। ये उल्टा होना चाहिए था, औसत की जगह सीमांत और सीमांत की जगह औसत लिखना चाहिए था। इनकरेक्ट जो कि सही नहीं है वो फोर्थ ऑप्शन अपना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन विच वन इज नॉट करेक्ट, परफेक्ट कंपटीशन के केस में इनमें से कौन सा सही नहीं है। मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है, हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन में यही MR होती है, यही AR होती है, अपनी यही प्राइस होती है, ठीक है। सेम लाइन, यही लाइन अपनी प्राइस है, यही अपनी AR MR होती है। तो इस केस में ये बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी। सेकंड कहती है एवरेज रेवेन्यू इज हायर देन प्राइस, आपका AR आपकी कीमत से ज़्यादा होता है। बिल्कुल इनकरेक्ट है ये अपना, नोट करेक्ट ही हमें छांटनी थी। सेकंड स्टेटमेंट अपनी गलत है, जब यही कर्व अपना MR है, यही कर्व हमारा AR है और यही कर्व अपना प्राइस लाइन है, तो इस केस में ये कैसे हो सकता है कि आपका AR हायर हो जाए प्राइस से। सेकंड अपनी इनकरेक्ट है। थर्ड कहती है कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ये भी बिल्कुल ठीक होगा, फर्स्ट भी ठीक थी। लास्ट में बोला गया है इक्विलिब्रियम के टाइम मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। हाँ, जहाँ ये इक्विलिब्रियम प्राइस होता है यहीं पे मार्केट डिमांड और सप्लाई बराबर होती हैं, तब जाके ये प्राइस डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे इंडस्ट्री देखती है पहले डिमांड सप्लाई कहाँ बराबर हो रही है, फिर सभी फर्म्स के लिए ये प्राइस डिसाइड कर देगी
इंडस्ट्री, जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री होगी वो सभी फर्म के लिए इस ओपी प्राइस को डिसाइड कर देगी। ए बाइंडिंग फ्लोर प्राइस लीड्स टू, बाइंडिंग फ्लोर, सबसे पहले देखते हैं फ्लोर प्राइस क्या होता है। फ्लोर प्राइस हम किसे कहेंगे, ये अपना इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया ओपी, ई पॉइंट पर ये अपना इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब ऐसे में फ्लोर प्राइस कहाँ डिसाइड होता है, फ्लोर प्राइस, फ्लोर वैसे नीचे होता है, धरती में होता है ना फ्लोर, फर्श। अब अगर हम फ्लोर प्राइस की बात करें, इसको हम ऊपर डिसाइड करते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर। तो इस प्राइस को डिसाइड किया जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर। वहीं ये तो अपना सप्लाई कर्व था और ये अपना डिमांड कर्व था। अब अगर हम बात करें इस प्राइस की, ये प्राइस अपने आप में मिनिमम प्राइस होता है, ये फ्लोर होता है ना, नीचे होता है, इसीलिए इसको हम मिनिमम बोल सकते हैं। इससे कम प्राइस आपको नहीं करना है, तो सरकार एक मिनिमम लिमिट सेट करती है कि भाई इससे नीचे प्राइस नहीं जाने चाहिए। तो ये जो मिनिमम लिमिट है ये इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर सेट की जाती है, यानी फ्लोर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर सेट किए जाते हैं और इन प्राइसेस को हम मिनिमम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। तो जो ये ऊपर लाइन सेट की गई है इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोर प्राइस लाइन बोलेंगे। तो फ्लोर प्राइसेस के टाइम पे क्या होता है, डिमांड अपनी कम रहती है और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। ऐसा फार्मर्स के केस में देखने को मिलता है, जब उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, वो किसी पर्टिकुलर क्रॉप, सपोज़ प्याज का जो प्रोडक्शन है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया, ऐसे में प्याज की कीमत गिरने का खतरा होता है, क्योंकि प्याज की जो सप्लाई है वो बढ़ी हुई है। तो इस केस में जैसे ही फ्लोर प्राइस सरकार कब करती है सेट, जब सप्लाई बढ़ी हुई हो और डिमांड कम हो। तो जब भी फ्लोर प्राइस होगा तो एक्सेस सप्लाई देखने को मिलेगी। फ्लोर प्राइस का मतलब आपकी सप्लाई मार्केट में ग्रेटर है, तभी सरकार ने फ्लोर प्राइसेस सेट किए हैं। तो फ्लोर प्राइसेस का मतलब क्या है, आपकी सप्लाई ग्रेटर है डिमांड से। और इसका ठीक उल्टा होता है फिर अपना दूसरा कंसेप्ट सीलिंग प्राइस वाला, वो नीचे होगा। उस केस में क्या होगा, ये डिमांड अपनी, ये सप्लाई अपनी, उस केस में डिमांड बढ़ी हुई होगी। तो अभी यहाँ अपना जो मांग आधिक्य, पूर्ति आधिक्य है, वही देखने को मिलेगा। न्यूनतम कीमत मिनिमम कीमत के केस में, फ्लोर प्राइस के केस में पूर्ति का आधिक्य होगा। ऑप्शन नंबर 2 अपना यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इफ प्राइस सीलिंग इज बाइंडिंग इन वीट मार्केट, वीट मार्केट है उसमें प्राइस सीलिंग बाइंड कर दी गई है, प्राइस जो सीलिंग है यानी अधिकतम कीमत है उसको सेट कर दिया गया है। तो क्या देखने को मिलेगा, ऐसा क्यों किया गया है कि सीलिंग प्राइस को डिसाइड कर दिया गया। इट विल लीड टू अ सिचुएशन ऑफ, सबसे पहले इक्विलिब्रियम प्राइस निकालते हैं अपना, ये ओपी अपना इक्विलिब्रियम प्राइस है। सीलिंग का मतलब क्या होता है, छत वैसे ऊपर होती है लेकिन इस प्राइस को नीचे सेट किया जाता है। तो ये प्राइस लाइन उन्होंने डिसाइड कर दी सरकार ने कि, और इस प्राइस को अधिकतम बोलते हैं, मैक्सिमम, कि ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर प्राइस नहीं जाने चाहिए। तो ये मैक्सिमम है लेकिन इसको इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सेट किया जाता है। प्राइस सीलिंग नीचे सेट की जाती है लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट है, इसका नाम इसीलिए अधिकतम यानी मैक्सिमम प्राइस लाइन है। अब इस केस में क्या देखने को मिलेगा, ये अपना डिमांड कर्व था, ये अपना सप्लाई कर्व था। तो ये सप्लाई, ये डिमांड, तो डिमांड अपनी ग्रेटर होगी इस पॉइंट पर और सप्लाई अपनी कम रह जाएगी। जब डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो प्राइसेस के बढ़ने का खतरा होता है, इसीलिए सरकार मैक्सिमम लिमिट सेट कर देती है प्राइसेस की कि इससे ज़्यादा ऊपर प्राइस नहीं जाने चाहिए। तो इस केस में डिमांड आधिक्य यानी मांग का जो आधिक्य है वो देखने को मिलेगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट होगा कि मांग आधिक्य यानी एक्सेस डिमांड की कंडीशन देखने को मिलेगी इन केस ऑफ प्राइस सीलिंग। अब इस क्वेश्चन में हमें डिमांड और सप्लाई, ये दो इक्वेशन हमें गिवन है और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा ये हमें पूछा गया है। इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों बराबर होती हैं। जहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होगा यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। तो इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल पुट करके देखते हैं। 1200 माइनस पी इज इक्वल टू 900 प्लस 2p। अब यहाँ से p को एक तरफ ले आते हैं, माइनस पी, वो प्लस का 2p है, इधर आके माइनस 2p इज इक्वल टू 900 माइनस 1200। अब यहाँ पे माइनस का 3p आ जाएगा अपना, और राइट हैंड की साइड क्या आएगा अपना 300 आ जाएगा माइनस। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3p इज इक्वल टू 300 और p इज इक्वल टू अपना 300 डिवाइडेड बाय 3। p की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे अपनी 100 होगी। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम प्राइस की बात करें 100 अपना निकल के आ जाएगा, जबकि हमें दो समीकरण गिवन थी, मांग की समीकरण थी ये हमारी और ये पूर्ति की थी, दोनों को हमने एक दूसरे के बराबर रखा। और संतुलन कीमत कहाँ होती है, जहाँ पर डिमांड सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटते हैं, यानी क्वांटिटी
मात्रा जो है जिसको हम मांग रहे हैं और जो मात्रा बाजार में सप्लाई की जा रही है, जिसकी पूर्ति की जा रही है, वे दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। वहीं पे संतुलन कीमत अपनी निर्धारित होगी। संतुलन कीमत अपनी 100 निकल के आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड एंड इट्स प्राइस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। टोटल एक्सपेंडिचर कर्व, इलास्टिसिटी में हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड देखा था। तो ये अपना टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है। जब अपोजिट डायरेक्शन, ये तो सेम डायरेक्शन हो गई, नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन में लेस देन 1 इलास्टिसिटी होती है। बीच वाले पोर्शन जहाँ पे प्राइस अपना घटे या बढ़े, क्वांटिटी डिमांडेड सेम रहे, तो उस केस में इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होती है। ऊपर वाले पोर्शन में अपोजिट डायरेक्शन है, जब प्राइस अपने बढ़े हुए होंगे तो क्वांटिटी कम डिमांड कर टोटल एक्सपेंडिचर अपना कम होगा। जैसे ही प्राइसेस घटेंगे टोटल एक्सपेंडिचर अपना बढ़ जाएगा। तो इस केस में अपोजिट डायरेक्शन जब होगी, उस पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में इलास्टिसिटी अपनी ग्रेटर देन 1 होगी। और यही बोला गया है कि जब आपका प्राइस और आपके टोटल एक्सपेंडिचर की जो मूवमेंट है वो उल्टी डायरेक्शन में हो, दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, तो उस पोर्शन पर प्राइस इलास्टिसिटी कितनी होगी? ग्रेटर देन 1 और मोर देन 1। यहाँ से सेकेंड ऑप्शन की 1 से अधिक होगी आपकी कीमत की लोच, जबकि आपकी वस्तु की कीमत और कुल व्यय, इन दोनों में जो परिवर्तन हो रहा है वो उल्टी दिशा में हो रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर बढ़े और कीमत गिरे, कीमत बढ़े, टोटल एक्सपेंडिचर गिरे। उल्टी डायरेक्शन में जब आपको इन दोनों के बीच का संबंध देखने को मिले तो कीमत की लोच कितनी होगी? ग्रेटर देन 1, 1 से अधिक होगी। नेक्स्ट में बोला गया है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व। इससे पहले भी हमने देखा था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व को, जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमने बनाया था, कि इसके हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी यूनिटरी होगी, यानी 1 के बराबर होगी। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग वक्र होगा, जो कि इकाई लोच को दिखाएगा कि आपकी लोच, कीमत लोच इकाई के बराबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ गिफन गुड। गिफन गुड्स के केस में क्या सही है? यहाँ पर इन सभी ऑप्शन में से सबसे पहले हम देखते हैं कि गिफन गुड के केस में डिमांड कर्व अपना कैसा बनता है। पॉजिटिव स्लोप वाला बनता है डिमांड कर्व। ये गिफन गुड्स के केस में प्राइस और क्वांटिटी नीचे आ गई अपनी, और ये अपना डिमांड कर्व है गिफन गुड्स के केस में। हमें पता है रियल टर्म में अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हर एक गुड के केस में नेगेटिव ही होता है। तो इस केस में अगर डिमांड कर्व पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब जो इनकम इफेक्ट है, जो पॉजिटिव है गिफन गुड्स के केस में, वो ग्रेटर है इस नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तभी हमारा डिमांड कर्व पॉजिटिव बना है। तो यहाँ पर इनकम इफेक्ट जो कि पॉजिटिव है इन केस ऑफ गिफन गुड्स, वो ग्रेटर रहेगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। थर्ड ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट होगा कि गिफन वस्तुओं के संबंध में आय का जो प्रभाव है, जो कि धनात्मक है, वो अधिक रहेगा प्रतिस्थापन प्रभाव से, जो कि ऋणात्मक था। द डिमांड फॉर अ गुड एंड द प्राइस ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री गुड विल बी रिलेटेड। यानी आपको क्या लेना है? प्राइस लेने हैं इसके कम्प्लीमेंट्री गुड के, और नीचे रहेगी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड ऑफ आवर एक्स गुड। तो जैसे ही इसके कम्प्लीमेंट के प्राइसेस बढ़ेंगे, ऐसे में जो इसकी मात्रा है, क्योंकि ये इसी के साथ यूज़ होने वाली है अपनी क्वांटिटी ऑफ एक्स, तो जैसे ही इसके कम्प्लीमेंट के प्राइस बढ़ेंगे इसकी डिमांड भी गिर जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक साथ यूज़ की जाने वाली चीज़ें हैं। इसके प्राइस कम होंगे तो इसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। अब इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? नेगेटिवली। इनका जब कर्व बनाएंगे तो ये नेगेटिव निकल के आएगा। कम्प्लीमेंट का प्राइस एक तरफ लें और क्वांटिटी अपनी एक्स गुड की लें, तो ऋणात्मक निकल के आएगा इनका मांग वक्र, इन केस ऑफ एक वस्तु अपनी है जो कि दूसरी की पूरक है। तो ऐसे में उसकी पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर इस अपनी पहली वस्तु की जो मांग है वो घटेगी, और पूरक वस्तु की कीमत में जो जैसा भी परिवर्तन आएगा उसके विपरीत दिशा में इसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा। सपोज एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड इफ प्राइस ऑफ वाई इंक्रीजेज द डिमांड कर्व एक्स विल। तो यहाँ पर एक्स और वाई हमारी दो गुड्स हैं, एक्स और वाई अपनी दो गुड्स हैं। यहाँ पे प्राइसेस में चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इन दोनों की किस डायरेक्शन में चेंज होगा वो देखना है हमें। जब एक्स के प्राइस कहा गया कि वाई के प्राइसेस बढ़ गए, अब वाई के प्राइस बढ़े तो इसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, लो ऑफ डिमांड हमें यही कहता है। अब वाई की क्वांटिटी जब गिर गई तो जो लोग वाई को खरीद रहे थे, जबकि एक्स के प्राइसेस सेम हैं, कांस्टेंट है, उतने ही हैं, तो इस केस में जबकि प्राइस ऑफ वाई बढ़े हैं तो जो लोग वाई खरीद रहे थे वो एक्स की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि एक्स और वाई एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे की जगह पर प्रयोग किए जा सकते हैं।
तो इस केस में एक्स के सेम प्राइस रहने पर भी एक्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये अपना प्राइस ऑफ एक्स गुड है जो कि सेम है, पहले जितना था उतना ही है, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और अपना जो कर्व है वो कहाँ शिफ्ट होगा? शिफ्ट राइट वर्ड, यानी दाईं तरफ खिसक जाएगा। यहाँ से पहला ऑप्शन अपना करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो लोग वाई खरीद रहे थे वो भी एक्स की तरफ आ जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि भाई वाई के तो कीमत, वाई के जो प्राइसेस हैं वो तो बढ़ गए हैं। द डिमांड फंक्शन ऑफ टू कंज्यूमर ए बी, ए और बी दोनों का डिमांड फंक्शन हमें गिवन है। अगर प्राइस मोर देन 15 हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए एंड बी कितना होगा? ए और बी कितनी क्वांटिटी को डिमांड करेंगे? सबसे पहले ए निकालते हैं, ए की क्वांटिटी डिमांडेड, डी ऑफ ए यानी डिमांड ऑफ ए कितनी होगी अगर हम प्राइस को 15 से बड़ा कुछ भी मान लो, कोई भी नंबर जो कि 15 से बड़ा है, तो इसको हम मान के चलते हैं 20, 10, इसको आप 16, 17, 18 कोई भी एक नंबर कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ ये बोला गया है कि प्राइस अगर 15 से बड़े हो जाए, प्राइस अगर 15 से ज़्यादा हो जाए। तो इस केस में अगर हम 10 - 20 करेंगे तो ए कितनी डिमांड करेगा? ए -10 में चला जाएगा। -10 का मतलब वो डिमांड करेगा ही नहीं, यानी उसकी डिमांड 0 हो जाएगी। नेगेटिव डिमांड होती नहीं है, नेगेटिव का मतलब कि वो लेना ही नहीं चाहेगा। अब डी ऑफ बी देखते हैं, बी कितनी डिमांड करेगा अगर हमारे प्राइस 20 हो जाते हैं। -20, ये इसका -5 आ गया। -5 का मतलब वो डिमांड करेगा ही नहीं, नेगेटिव डिमांड। तो ए और बी दोनों ही 0 डिमांड करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड हमारी नेगेटिव नहीं होती, तो हम 0 वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ए भी अपनी 0 क्वांटिटी को डिमांड करेगा और बी भी क्वांटिटी 0 ही डिमांड करेगा अगर प्राइस 15 से ज़्यादा होते हैं। वही दे रखा था, 2 उपभोक्ताओं के मांग फलन दे रखे थे। अगर कीमत 15 से अधिक होती है तो ए के मांग फलन के अंदर 15 से बड़ा कोई भी नंबर रख के देख लेंगे पी की जगह पर। ऐसे बी वाले में जब बी के जो डिमांड फंक्शन दे रखा है, मांग फलन दे रखा है, इसके अंदर 15 से बड़ा कोई भी नंबर रख के देखेंगे तो आंसर नेगेटिव ही निकल के आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो करेक्ट नहीं है उसको हमें छांटना है। मार्केट पावर ज़्यादा होती है, ऐसा तो मोनोपोली के केस में होता है, उसके हाथ में मार्केट पावर, मोनोपोली के हाथ में मार्केट पावर बहुत ज़्यादा होती है। वो चाहे तो प्राइसेस बढ़ा दे, वो चाहे तो प्राइसेस गिरा दे। तो ये वाली नोट करेक्ट के अंदर आ गई, आंसर तो हमें मिल गया। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि सारे वस्तु एक जैसे हैं। पहले दुकानदार के पास जैसी चीज़ें हैं वैसी दूसरे के पास, तीसरे के पास समरूप वस्तु देखने को मिलेगी बाजार में। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है सभी कंज्यूमर्स के पास, सभी खरीदने वालों के पास और सभी सेलर्स के पास, विक्रेताओं के पास एक जैसी जानकारी है। फ्री एंट्री और एग्जिट है। ये तीनों ही स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है। जो करेक्ट नहीं है वो है अधिक बाजार की शक्ति। पूर्ण प्रतियोगिता के केस में बाजार की शक्ति अधिक नहीं होती, ना बेचने वालों के पास ना खरीदने वालों के पास। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज और आर ट्रू फॉर अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म। परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म है हमारे पास, उसके केस में जबकि उसका प्रॉफिट पॉजिटिव है, तो उस केस में उसका इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी? तो एक प्रॉफिट अर्न करने वाली जो कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म अगर हमारे पास है तो ये उसका AR/MR कर्व हो गया, MR कर्व हो गया, इज इक्वल टू ये प्राइस लाइन भी हो गई उसकी। MC/MR जहाँ एक दूसरे के बराबर होंगे, ये MR कर्व भी है। तो MC कर्व जहाँ पर भी काटेगा वहाँ पर एवरेज कॉस्ट कितनी है उसके बेसिस पर डिसाइड होता है अपनी प्राइस। तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट, ये अपनी एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया अपना। तो इन्होंने क्या बोला फर्स्ट में कि MR MC बराबर होने चाहिए। ऐसा ही होता है परफेक्टली कम्पिटिटिव फॉर्म में, जो ये अपना MR कर्व है, MC कर्व इसको काटता हुआ होता है और MC कर्व अपना कैसा होता है? नीचे से ऊपर की तरफ पॉजिटिव स्लोप वाला MC कर्व अपना होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी करेक्ट है क्योंकि एक प्रोड्यूसर का, एक जो प्रोड्यूसर है उसका जो सेलर है उसका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ पे MR MC बराबर है। सेकेंड में बोला है MC कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, MC कर्व यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप वाला है, इसके बाद तो अपवर्ड स्लोपिंग है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया कि इक्विलिब्रियम वाली जो कंडीशन है इसके लिए MC कर्व का स्लोप कैसा होना चाहिए? अपवर्ड स्लोप होना चाहिए, ना कि डाउनवर्ड। सेकंड वाली अपनी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड में बोला है प्राइस हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ग्रेटर रहना चाहिए। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये ऊपर अपनी AC थी, एवरेज वेरिएबल इसके नीचे रहेगा ऐसे। तो ये जो प्राइस है इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर
एवरेज कॉस्ट को अगर हम चेक करें इसी टाइम पे नीचे लेके आए तो एवरेज कॉस्ट का लेवल कुछ ये है, यहाँ पे ये अपनी एवरेज कॉस्ट वाला प्राइस है। अगर एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता हमारा प्राइस तो यहाँ नीचे होता। तो प्राइस का जो लेवल है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के से ज़्यादा होना चाहिए, तभी प्रॉफिट अर्न करेगी फर्म। तो यहाँ से ए और सी अपना करेक्ट होगा, ए एंड सी आर करेक्ट, ओनली ए एंड सी। थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। बोला गया था कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म है हमारे पास, अधिकतम लाभ की उद्देश्य उसको प्राप्त करना है, तो उस केस में संतुलन की पहली शर्त तो यही होती है कि एम आर एम सी आपके बराबर हों। फिर सेकंड अपना इनकरेक्ट था, क्योंकि एम सी का जो नीचे की तरफ गिरता हुआ हिस्सा है वहाँ पे संतुलन नहीं होगा, बल्कि जहाँ पे एम सी कर्व बढ़ने लगता है, ऊपर की तरफ जाता है, वहीं पे संतुलन होता है एक फर्म का। अल्पकाल में कीमत एवीसी से अधिक होती है, बिल्कुल सही है। वेरिएबल कॉस्ट से भी ज़्यादा मिलने लगेंगी अल्पकाल में, अगर वो फर्म कौन से ऑब्जेक्टिव वाली है, लाभ का जो अधिकतम लाभ को प्राप्त करने वाली है, उसको अधिकतम लाभ मिल रहे हैं, तो इस केस में उसको वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा ही क्या मिल रहे होंगे, कीमत के थ्रू उसको जो प्रॉफिट है वो मिल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट द सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म टुवर्ड्स लेफ्ट। सप्लाई कर्व है, शिफ्टिंग कब होगी, जब प्राइस सेम रहे। ये अपना मेन सप्लाई कर्व था, ये सप्लाई कर्व अपना लेफ्ट वाला है, ये सप्लाई कर्व जब राइट वर्ड शिफ्ट होता है वो वाला है। तो ऐसे में ये बोला गया है कि सप्लाई कर्व अपना शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट की साइड, यानी हमें यहाँ लेकर के आना है। इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से सप्लाई कम हो जाएगी, ये सप्लाई इतने से कम होकर के इस डायरेक्शन में आ जाएगी, तो ये Q से Q1 के ऊपर हमें लेकर के आनी है। सबसे पहले टेक्निकल प्रोग्रेस बोला गया है, टेक्निकल प्रोग्रेस होगा तो उसी प्राइस पर टेक्निक बदल जाने के चलते फर्म ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। फिर आगे बोला गया है सेकंड ऑप्शन में इंक्रीज इन इनपुट प्राइस, इनपुट का प्राइस बढ़ जाएगा। जब इनपुट महंगी मिलेंगी तो उसके जो प्रोड्यूसर है उसको कॉस्ट बढ़ेगी, जब कॉस्ट बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा, और ज़्यादा प्राइस के ऊपर क्वांटिटी ज़्यादा बिकती नहीं है, तो ऐसे में सप्लाई हमारी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी। ये रीज़न है सप्लाई कर्व के लेफ्ट साइड शिफ्ट होने का, यानी जो बाईं तरफ खिसक जाएगा अपना सप्लाई कर्व। इम्पोजिशन ऑफ ए यूनिट टैक्स, जब यूनिट टैक्स फर्म के ऊपर लगेगा, टैक्स लगेगा, टैक्स हाई होंगे तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी, अब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ाने पड़ेंगे फर्म को। तो ऐसे में जब यूनिट टैक्स बढ़ता है तो उस केस में कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ने की वजह से सप्लाई कम हो जाती है, तो ये कर्व अपना फिर से लेफ्ट वर्ड ही आएगा। बी और सी ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ आता है। टेक्निकल प्रोग्रेस हो जाने के चलते, तकनीकी में सुधार होने के चलते, तकनीकी उन्नति होने के चलते अपना जो पूर्ति वक्र है वो दाईं तरफ जाता है, ना कि बाईं तरफ। पूर्ति वक्र की बाईं तरफ खिसकाव के दो ही रीजन है, बी और सी। यहाँ से अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी वर्जन भी रीड कर लेना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व फेस बाय अ फर्म इज। परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री नॉर्मली नेगेटिव स्लोप वाला डिमांड कर्व फेस करती है, और जहाँ पे ये प्राइस डिसाइड करती है ये वाला डिमांड कर्व बन जाता है, यही उसका AR कर्व, MR कर्व। AR कर्व हम डिमांड कर्व को ही बोलते हैं। तो ये AR कर्व फर्म्स के लिए होता है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, या फिर हम कहें कि ये अपनी जो आउटपुट वाली लाइन है उसके ठीक पैरेलल होता है, ये आउटपुट लाइन के पैरेलल होगा। फर्म को कैसा देखने को मिलेगा डिमांड कर्व, परफेक्टली इलास्टिक। इसको हम हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल सकते हैं, और इसको हम परफेक्टली इलास्टिक भी बोल सकते हैं। तो पूर्ण लोचदार ए ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला। गिवन द सप्लाई कर्व इफ डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आपका सप्लाई कर्व गिवन है, यानी ये फिक्स रहेगा अपना सप्लाई कर्व, और ऐसे में डिमांड कर्व अगर राइट तरफ चला जाए, शिफ्ट हो जाए ऊपर की तरफ, तो क्या होगा। अब पहले प्राइस लाइन नीचे थी, क्वांटिटी भी कम थी, जैसे ही अपना डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, D से D1 हो गया, तो क्या होगा, प्राइस लाइन भी बढ़ जाएगी, प्राइस भी ऊपर चला जाएगा। नया इक्विलिब्रियम लेवल जो है अपना, इस पे क्वांटिटी भी ज़्यादा है और प्राइसेस भी ज़्यादा हैं, तो दोनों ही इंक्रीज होंगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ से अपना करेक्ट होगा। जब आपका सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र आपका स्थिर है, ऐसे में जब मांग वक्र दाईं तरफ खिसकेगा, पूर्ति वक्र आपका दिया हुआ है, मांग वक्र ऊपर जाएगा, तो कीमत भी बढ़ेगी। पहले के कंपैरिजन में ये कीमत बढ़ गई, और पहले के कंपैरिजन में जो मांगी गई मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी, दोनों ही बढ़ेंगे। डी ऑप्शन यहाँ से फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट में बोला गया है इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट
ईच फर्म एम्प्लॉयज लेबर अप टू द पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज। परफेक्टली कम्पिटिटिव हमारे पास मार्केट है,